कहानी की शुरुआत में हम एक चोरों के गिरोह को देखते हैं जो कि स्पेन की सबसे बड़ी और सिक्योर तरीन बैंक को हाईजैक करके वहां से ढेर सारा पैसा चुरा लेते हैं। पैसों के बैग उठाकर जैसे ही ये चोर मेन एंट्रेंस वाले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ पर कुछ पुलिस की गाड़ियां आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। पुलिस को अपनी तरफ आता देख चोर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन जवाबी फायरिंग में चोरों के एक साथी को भी गंभीर चोट लग जाती है। चोरों का प्लान तो बुरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने साथी को कवर फायर देते हुए किसी तरह उसे बैंक के अंदर ले जाकर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। अब ये चोर बैंक के अंदर ही फंस चुके हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी और सिक्योर तरीन बैंक को इन चोरों ने आखिरकार हाईजैक कैसे किया और क्यों? भागने से पहले चोरों ने जानबूझकर पुलिस को बुलाने वाला इमरजेंसी सायरन बजाया, बल्कि वो चुपचाप पैसे लेकर भाग सकते थे। क्या ये सब पहले से ही चोरों का कोई प्लान था? दरअसल इसकी शुरुआत टोक्यो से होती है। अपने ऊपर लगे गंभीर चोरी के इल्जामों में टोक्यो घर से फरार हो चुकी थी, लेकिन आखिरी बार शहर छोड़ने से पहले वो अपनी माँ से मिलने घर वापस जा रही थी। तभी उसके रास्ते में एक लाल गाड़ी आ जाती है और इसी के अंदर बैठा है इस चोरी का मास्टरमाइंड प्रोफेसर। प्रोफेसर टोक्यो को उसके घर की तस्वीरें दिखाता है, जहां पर पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहले ही जाल बिछा चुकी थी। प्रोफेसर टोक्यो को उसके प्लान में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि वो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, जहां पूरे देश के नोटों की छपाई होती है, वहां से 984 मिलियन यूरो यानी 1,06,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम को चुराने वाले हैं। इतनी बड़ी रकम सुनते ही टोक्यो प्रोफेसर के प्लान में शामिल हो जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इस चोरी को अंजाम देने के लिए प्रोफेसर ने 8 बेहद ही खतरनाक चोरों की टीम तैयार की है। प्रोफेसर सभी को शहर से दूर एक वीरान घर में लेकर आता है, जहां वो 5 महीनों तक सिर्फ इस चोरी को स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रोफेसर सभी को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी हाइड रखने के लिए कहता है और सभी अपना नाम शहरों के नाम पर रख लेते हैं। सबसे पहले टोक्यो, जिसे हम पहले ही जान चुके हैं, और ठीक उसके पीछे बैठा है बर्लिन, जिसने अपने पूरे करियर में 27 चोरियां की है और यही इस चोरी का इंचार्ज होने वाला है। दूसरी तरफ मॉस्को और उसका बेटा डेनवर दोनों ही गर्म दिमाग के हैं। रियो, जो कि पेशे से एक हैकर है और बड़े बड़े सिस्टम को चुटकियों में हैक कर लेता है। हेलसिंकी और ओस्लो, 2 जुड़वा भाई, और अक्सर इतना बड़ा हाथ मारने के लिए 2 पहलवानों की जरूरत तो पड़ती ही है। इसके बाद नैरोबी, जो कि बचपन से ही नकली नोट बनाने में माहिर थी, और आखिर में प्रोफेसर, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं था, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी कोई गवर्नमेंट आईडी बनाई ही नहीं। दुनिया की नजरों में वो एक भूत है जिसे कोई नहीं जानता। प्रोफेसर बताता है कि हम आम जनता को नहीं बल्कि सरकार को लूटने वाले हैं, जिससे कि लोगों की नजरों में हम हीरो बन जाएंगे। पूरे देश की नजर में हम सब साले हीरो होंगे। अब वो दिन आ जाता है जब ये लोग चोरी करने वाले थे। इनका एक साथी रास्ते को पहले ही ब्लॉक कर देता है, क्योंकि बैंक के अंदर बिना शोर मचाए घुसने के लिए इन्हें सबसे पहले बैंक की गाड़ियों को हाईजैक करना था। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां यहाँ आकर रुकती हैं, तभी अचानक से सभी चोर बाहर निकलकर इन्हें बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। देखते ही देखते सभी पुलिस वालों को ट्रक के अंदर बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद चोर अपना गोला बारूद ट्रक के अंदर लोड करना शुरू कर देते हैं। इन आधुनिक और खतरनाक मिलिट्री ग्रेड के हथियार को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये कोई आम चोरी नहीं होने वाली। इसके बाद चोरों का लीडर बर्लिन कुछ पुलिस अधिकारियों को समझाता है कि उन्हें चुपचाप बैंक के अंदर घुसना है, इसलिए कोई भी चालाकी नहीं करेगा। टोक्यो और नैरोबी अलग गाड़ी में जाती है, क्योंकि उन्हें किसी खास लड़की पर नजर रखनी थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। उन्हें बिना किसी जांच पड़ताल के अंदर भेज दिया जाता है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स भी आज ही के दिन बैंक के अंदर एजुकेशनल ट्रिप करने आए थे, और इन्हीं के बीच ब्रिटिश एम्बेसडर की बेटी एलिसन पार्कर भी मौजूद थी, जिस पर टोक्यो और नैरोबी को नजर रखनी थी। प्रोफेसर एक पुराने गोदाम में बैठा इन सभी को लीड कर रहा था। जैसे ही रियो ने बैंक के सिस्टम को हैक किया, उसके तुरंत बाद चोरों का आतंक शुरू हो गया। उन्होंने एक एक करके सभी हॉस्टेजेस को हाल के बीच इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे लोग एक साथ हाल के बीच जमा हो गए, लेकिन यहाँ पर एलिसन पार्कर मौजूद ही नहीं थी। प्रोफेसर जल्दी से टोक्यो को उसे ढूंढने के लिए कहता है। खुशकिस्मती से उसे एलिसन मिल जाती है। सभी को एक जगह इकट्ठा करने के बाद बर्लिन कहता है कि अब यहाँ के कर्ता धर्ता हम हैं। इसके बाद सभी लोगों के मोबाइल्स को जब्त कर लिया जाता है। वहीं मॉस्को और डेनवर दोनों तिजोरी को खोल लेते हैं।
इतना सारा पैसा एक साथ देखकर डेनवर बहुत खुश हो जाता है। क्या खुशबू आ रही है बाबा, तुम्हारे पकाए खाने से ज्यादा मस्त खुशबू है इसकी। और दोनों जल्दी से उसे बैग्स में भरने लगते हैं। लेकिन इनका असली मकसद इन पैसों को नहीं चुराना है, बल्कि ये तो सिर्फ एक दिखावा है। बैंक का सिस्टम हैक होने की वजह से बाहर अभी तक पुलिस को इस चोरी की भनक नहीं लगी। अंदर अपने साथियों से संपर्क रखने के लिए प्रोफेसर ने पहले ही एक वायर का जुगाड़ कर दिया था। मतलब अब इनके बीच होने वाली बात कोई तीसरा आदमी नहीं सुन सकता। प्लान के मुताबिक इन्हें पैसों से भरे बैग्स को बाहर छोड़कर कुछ गोलियां चलानी है और वापस बैंक के अंदर आ जाना है। लेकिन बाहर निकलते ही रियो के कान से गोली होती हुई जाती है, जिससे कि वो वहीं पर नीचे गिर पड़ता है। सही मौका रहते डेनवर और नैरोबी उन्हें कवर देते हुए वापस बैंक के अंदर खींच लेते हैं। लेकिन इस बीच टोक्यो ने एक पुलिस वाले को बुरी तरह घायल कर दिया था। अब सब लोग टोक्यो पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि किसी को नुकसान न पहुंचाना ये उनका सबसे पहला रूल था। देखते ही देखते पूरी टास्क फोर्स को इस चोरी की खबर मिल जाती है और पुलिस बैंक के बाहर अपने कैंप लगना शुरू कर देती है। यहाँ पर ऑफिसर राकेल म्यूजियम में कॉल करती है और बर्लिन कॉल शिफ्ट करके राकेल की बात प्रोफेसर से करवा देता है। प्रोफेसर वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करके राकेल से बात करता है। प्रोफेसर का शांत स्वभाव देखकर राकेल समझ जाती है कि ये कोई आम चोर नहीं है। वही म्यूजियम के अंदर बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को उनके जैसे कपड़े पहनने के लिए कहता है और साथ ही में उन्हें नकली गन्स भी पकड़ा देता है, क्योंकि यूके के एम्बेसडर ने मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया था कि कमांडोज की एक टुकड़ी को अंदर भेजा जाए और उसकी बेटी एलिसन पार्कर को सही सलामत बाहर निकाला जाए। अब अगर कमांडोज बैंक के अंदर आते तो वो सारे चोरों को मार देते। इसलिए चोरों ने अपनी चाल चलते हुए यहाँ पर सभी हॉस्टेजेस को उनके जैसे कपड़े पहनने के लिए कहा, ताकि कमांडोज को पता न चल सके कि असली चोर कौन है। प्रोफेसर ने 5 महीने की ट्रेनिंग में पहले ही बता रखा था कि कमांडोज एग्जिट वाले गेट से घुसने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल वही होता है। कमांडोज पीछे वाले गेट से घुसने की कोशिश करते हैं। रॉबर्स भी ऑटोमेटिक मशीन गन्स के साथ उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे। दूसरी तरफ रियो एलिसन पार्कर से बाहर पुलिस को एक कॉल करवाता है। एलिसन पुलिस को बता देती है कि सभी हॉस्टेजेस को भी रॉबर्स वाले कपड़े पहना दिए गए हैं। अब अगर कमांडोज अंदर गए तो वो मासूम लोगों को भी चोर समझकर मार देगी। इसलिए ये मिशन यहीं पर अबॉर्ट करना पड़ता है और कमांडोज की टुकड़ी वापस चली जाती है। सभी चोर बहुत खुश होते हैं और नैरोबी उन लोगों को बुलाती है जो यहाँ पर नोट छपाई का काम करते थे और असली चोरी अब शुरू होने वाली है। नैरोबी मशीनें चालू करवाती हैं और हर एक मिनट में 1,44,00,000 रुपए छपना शुरू हो जाते हैं। सभी चोर इतना पैसा देखकर बहुत खुश होते हैं। आखिरकार उन्हें 2400 मिलियन यूरो जो छापने थे, वही राकेल अपने घर जाती समय एक कॉफी शॉप में चली जाती है और यहीं पर वह प्रोफेसर से मिलती है। राकेल नहीं जानती थी कि उसके सामने बैठा आदमी ही इस चोरी का मास्टरमाइंड है। प्रोफेसर उसे कॉल करने के लिए अपना फोन दे देता है। अब चोरों को बैंक के अंदर पूरा एक दिन बीत जाता है और अब तक उन्होंने 500 करोड़ से भी ज्यादा पैसे छाप दिए थे। रोबरी की यह शुरुआत ही थी कि चोरों को एक बड़ा झटका मिलने वाला था। दरअसल टोक्यो और रियो एक दूसरे को पसंद करते थे और इन्हीं की वजह से प्लान में गड़बड़ होने वाली है। वही बर्लिन एक होस्टेस जिसका नाम मोनिका है, उसे कुछ रॉबर्स के साथ बाहर ले आता है। मोनिका एक माइक के जरिए पुलिस को बताती है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाई गई। एक स्नाइपर बर्लिन को शूट करने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन उसके सीनियर गोली चलाने का ऑर्डर नहीं देते। फिर अंदर आने के बाद बर्लिन कुछ होस्टेस से एक सुरंग की खुदाई करवानी शुरू करता है, क्योंकि वो सुरंग के जरिए ही यहाँ से भागने वाले थे। इसके बाद बर्लिन सभी होस्टेस को एक वीडियो बनाकर अपने परिवार को भेजने की इजाजत दे देता है, लेकिन इस बीच रियो उनकी निगरानी करेगा। जब एलिसन वीडियो शूट कर रही थी तब रियो टोक्यो के साथ बातों में व्यस्त हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलिसन अपना मोबाइल ऑन कर लेती है। जब पुलिस को उसका फोन ऑन मिलता है तो वो तुरंत उसे हैक करके लाइव रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। रियो जल्दी से एलिसन से फोन पकड़कर तोड़ देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस को उसका चेहरा दिखाई दे चुका था। पुलिस बहुत खुश होती है कि आखिरकार एक चोर का तो चेहरा दिखाई दिया। तस्वीर की मदद से पुलिस रियो का सारा बायोडाटा निकाल लेती है। राकेल प्रोफेसर को कॉल करती है। प्रोफेसर सबसे पहले खाना और दवाइयां की मांग करता है। राकेल कहती है कि हमें तुम्हारे एक साथी का चेहरा दिख चुका है, बेहतर होगा कि तुम खुद ही सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगी। लेकिन प्रोफेसर इसके लिए तैयार नहीं था। दरअसल प्रोफेसर ने इस चोरी को प्लान करने में पूरे 20 साल का वक्त लिया था। प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करके कहता है कि जिसने भी फोन एक्टिवेट किया उसे ढूंढ कर सजा दो। अब क्योंकि रियो की लापरवाही की वजह से पुलिस को अंदर की जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए बर्लिन उसे पकड़कर हेलसिंकी और ओस्लो के पास ले जाता है और दोनों उसे बहुत बुरी तरह पीटते हैं। इसी बीच मोनिका को एक सीक्रेट फोन के बारे में पता था, इसलिए वो चुपके से उसे अपनी जेब में रख लेती है। वही लंच ब्रेक के दौरान राकेल जब वापस कैफे में जाती है तो यहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाता है और तभी राकेल के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि 2 चोरों का पता चल चुका है। तस्वीर को देखते ही राकेल तुरंत प्रोफेसर को दबोच लेती है।
प्रोफेसर को लग रहा था कि वो पकड़ा गया, लेकिन राकेल को वो सिर्फ एक न्यूज चैनल वाला रिपोर्टर लग रहा था, इसलिए वो उस पर भड़क गई। प्रोफेसर उसे यकीन दिलाता है कि वो कोई रिपोर्टर नहीं है। वही म्यूजियम के अंदर मोनिका जब डेनवर से कुछ दवाइयां लेकर जा रही थी, तभी उसके जेब में पड़ा वो सीक्रेट मोबाइल आवाज कर देता है। बर्लिन और डेनवर दोनों को जब पता चलता है कि मोनिका ने अपने पास एक मोबाइल छुपा कर रखा हुआ था, तब बर्लिन डेनवर को मोनिका को मारने का हुक्म देता है। बर्लिन अब अपना असली रंग दिखा रहा था। प्रोफेसर का रूल था कि किसी भी होस्टेस को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन बर्लिन रूल्स के अगेंस्ट जाकर मोनिका को मारने का हुक्म देता है। डेनवर मोनिका को बाथरूम में ले जाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि मोनिका मां बनने वाली थी। तब मोनिका कहती है कि मेरी थाई पर मारो, जिससे कि बहुत सारा खून निकलेगा और बर्लिन को लगेगा कि मैं मर चुकी हूं और मैं एक सेक्रेट रूम में छुप जाऊंगी। डेनवर ऐसा ही करता है और बर्लिन को लगता है कि मोनिका मर चुकी है। इसी बीच नोट प्रिंटिंग का काम पूरी तेजी से चल रहा था। नैरोबी बिना रुके सभी वर्कर्स से काम ले रही थी। वही टोक्यो गुस्से में 3 कैमरे तोड़ देती है और प्रोफेसर से कहती है कि आइंदा किसी ने रियो को छूने की कोशिश की तो वो सबको मार देगी। प्रोफेसर शांत स्वभाव में टोक्यो से कहता है कि तुम दोनों की तस्वीर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और तुम्हारी लव स्टोरी के चक्कर में मेरा पूरा प्लान बिगड़ रहा है। दरअसल पुलिस ने म्यूजियम की पुरानी सीसीटीवी फुटेज चेक की और उन्हें रियो के साथ टोक्यो भी दिखाई दे जाती है। वही प्रोफेसर के फोन पर एक कॉल आता है जो कि राकेल की मॉम का था, क्योंकि उस दिन राकेल ने प्रोफेसर के फोन से अपनी मॉम को ही कॉल किया था। किसी वजह से राकेल फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए प्रोफेसर खुद उसकी बात करवाने पुलिस कैंप के अंदर चला जाता है और यहाँ पर प्रोफेसर चारों तरफ नजर घुमाकर पुलिस का ताम झाम समझने की कोशिश करता है। वही म्यूजियम के अंदर जब सबको पता चलता है कि बर्लिन के कहने पर डेनवर ने एक होस्टेस को मार दिया है, तो सभी बर्लिन पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने प्रोफेसर का पहला रूल ब्रेक कर दिया था। डेनवर के पिता मॉस्को इस बात को सुनकर अंदर से बुरी तरह टूट जाते हैं। मॉस्को फैसला करता है कि वो अब सरेंडर कर देगा, इसलिए वो तेजी से भागता हुआ मेन एंट्रेंस का दरवाजा खोल देता है। लेकिन डेनवर यहाँ पर आकर जल्दी से अपने पिता का चेहरा छुपाता है, क्योंकि अगर पुलिस ने उसका चेहरा देख लिया तो वो उसका भी बायोडाटा निकाल लेंगे। दरवाजे को वापस से बंद कर दिया जाता है। डेनवर अपने पिता को बताता है कि उसने मोनिका को नहीं मारा, बल्कि वो अभी भी जिंदा है और सुरक्षित है। फिर डेनवर अपने पिता को खुली हवा में ले जाने के लिए कुछ हॉस्टेजेस को मास्क और नकली गन्स पकड़ाकर छत पर ले आता है। अब आर्टूरो को दोनों की बातों से पता चलता है कि डेनवर ने मोनिका को गोली मारी है, इसलिए वो डेनवर पर भड़क जाता है। माहौल को खराब होते देख डेनवर और मॉस्को सभी हॉस्टेजेस को घुटनों के बल बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्टूरो इस बीच खड़ा ही रहता है और दूर से स्नाइपर्स को लगता है कि आर्टूरो ही चोर है, इसीलिए वो उस पर गोली चला देते हैं। लेकिन मास्क उतरने के बाद पुलिस को पता चलता है कि उन्होंने एक मासूम होस्टेस को ही गोली मार दी है। डेनवर और मॉस्को जल्दी से उसे नीचे लेकर आते हैं। वहीं कैंप के अंदर राकेल पर सीनियर्स के थ्रो। अब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका था क्योंकि उसने गलती से एक होस्टेज को गोली मरवा दी थी। राकेल प्रोफेसर को कॉल करके कहती है कि एम्बुलेंस तैयार खड़ी है, जख्मी आर्टूरो को बाहर आने दिया जाए, लेकिन प्रोफेसर इसके लिए तैयार नहीं था। वो एक मेडिकल टीम को अंदर आने की इजाजत दे देता है। अब पुलिस एक खतरनाक प्लानिंग करती है। वो डॉक्टर के साथ अपने एक भरोसेमंद साथी एंजल को अंदर भेजने वाली थी और दूसरी तरफ से कुछ कमांडोज चोरों जैसे कपड़े पहनकर एक छोटी सी वेंटिलेशन पाइप से अंदर घुसेंगे, जिससे कि कमांडोज चोरों के बीच शामिल होकर उन्हें बड़ी चालाकी से पकड़ लेंगे। लेकिन प्रोफेसर ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अब जैसे ही एंजल डॉक्टर के साथ म्यूजियम के अंदर घुसता है, तभी प्रोफेसर सीसीटीवी कैमरा के जरिए उसे पहचान लेता है और बर्लिन को कॉल करके शानदार योजना समझाता है। 5 महीनों की ट्रेनिंग में प्रोफेसर ने सबको पहले ही बता रखा था कि जब पुलिस अंदर होगी तब उन्हें लगेगा कि वो जीत चुके हैं, लेकिन तभी हम अपनी चाल चलेंगे। अब सबसे पहले बर्लिन डॉक्टर और एंजल से उनका सारा सामान निकलवा लेता है। इसके बाद ओस्लो एंजल के चश्मे में एक माइक्रोफोन को बहुत ही सावधानी से फिट कर देता है और इस माइक्रोफोन का एक्सेस सीधा प्रोफेसर के पास था। अब प्रोफेसर पहले से ही जानता था कि पुलिस उनके जैसे कपड़े पहनकर अंदर घुसने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए वो सभी हॉस्टेजेस और चोरों के मास्क को पहले ही चेंज करवा देता है। बर्लिन ने सभी लोगों को हुक्म दे रखा था कि उन्होंने हर वक्त डॉक्टर्स पर अपनी ताने रखनी है, जिससे कि अब कमांडोज को पता ही नहीं चलेगा कि कौन असली चोर है। अब जैसे ही एंजल देखता है कि सभी ने अपने मास्क चेंज कर लिए हैं, तो वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि कमांडोज नहीं जानते कि यहाँ पर पूरा खेल ही बदल चुका है। एंजल जल्दी से डॉक्टर्स के साथ बाहर निकलता है और भागता हुआ कैंप में जाकर जल्दी से राकेल को मिशन अबॉर्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर कमांडोज अंदर घुस गए
तो भारी तबाही हो सकती है। इसीलिए राकेल भी कमांडोज को वापस आने का हुक्म देती है। पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है कि रॉबर्ट्स ने पहले ही इतनी तैयारी कर रखी थी। प्रोफेसर भी उनकी बातें सुन रहा था क्योंकि उसने एंजल के चश्मे में माइक्रोफोन जो लगवाया था। अब राकेल सबसे कहती है कि रॉबर्ट्स इतनी बड़ी प्लानिंग करने के लिए बैंक तो जरूर आए होंगे, इसलिए पुरानी सीसीटीवी फुटेज को दोबारा ध्यान से चेक किया जाए। वही म्यूजियम के अंदर सभी लोग टीवी चलाकर अपनी ही न्यूज देख रहे थे। हर न्यूज चैनल पर उनका ही नाम छाया हुआ था और इस चोरी को दुनिया की सबसे बड़ी चोरी भी कहा जा रहा था। चोरों ने मात्र 33 घंटों में 18 अरब 61 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम को छाप दिया था। रात को टोक्यो बर्लिन पर गुस्सा थी और वो प्रोफेसर को कॉल करके बर्लिन को बताने के लिए कहती है कि उसने मोनिका को मरवा दिया है। प्रोफेसर को जब इस बात का पता चलता है तो वो काफी निराश हो जाता है। वो लोग जल्दी सबके जिंदा होने का सबूत मांगेंगे और इसकी सजा भी वो बर्लिन को देने वाला था। अब चोरों को बैंक के अंदर 2 दिन बीत जाते हैं। वापस कैंप आने पर राकेल को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जिसमें कि टोक्यो और रियो जिस गाड़ी में बैठकर म्यूजियम आए थे उसकी चाबी दिख जाती है। राकेल चाबी की मदद से गाड़ी की जानकारी निकलवाकर गाड़ी को ढूंढने के लिए कहती है। प्रोफेसर भी उनकी सारी बातें चश्मे में लगे माइक्रोफोन के जरिए सुन रहा था। प्रोफेसर काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने वो गाड़ी हेलसिंकी को डिस्ट्रॉय करने के लिए दी थी, लेकिन हेलसिंकी ने वो गाड़ी सिर्फ 1000 यूरो में एक भंगार वाले को बेच दी। अब सारी जिम्मेदारी प्रोफेसर के कंधों पर आ गई। वो जल्दी से उस जंकयार्ड में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जंकयार्ड के मालिक ने प्रोफेसर को चोर समझकर उसके पीछे अपना कुत्ता लगा दिया, जिससे कि प्रोफेसर को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता है। वापस आकर प्रोफेसर पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए राकेल से कहता है कि वो 8 हॉस्टेजेस को छोड़ देगा, लेकिन राकेल हॉस्टेजेस की बजाय एलिसन पार्कर को छोड़ने के लिए कहती है और प्रोफेसर उसकी ये सारी बातें मीडिया में लीक कर देता है, जिससे कि लोगों के सामने पुलिस की इमेज खराब हो जाती है क्योंकि पुलिस ने 8 लोगों को बचाने की बजाय एक बड़े नेता की बेटी को चुना। पुलिस को इस झंझट में उलझाकर प्रोफेसर को वापस से सबूत मिटाने का समय मिल जाता है और इस बार वो छुपता हुआ जंकयार्ड में गाड़ी तक पहुंच जाता है। प्रोफेसर सैनिटाइजर की मदद से सारे फिंगरप्रिंट्स और बाकी के सबूत मिटा देता है, लेकिन जाने से पहले सजा के तौर पर वो बर्लिन की शर्ट का एक बटन गाड़ी में जानबूझकर छोड़ देता है। इसी बीच राकेल भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। राकेल को पता चल जाता है कि गाड़ी में सबूत अभी कुछ मिनट पहले ही मिटाए गए हैं और चोर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए वो सभी को उसे ढूंढने के काम पर लगा देती है। प्रोफेसर समझ जाता है कि अब उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है, इसलिए वो अपना पूरा होलिया ही चेंज कर देता है और एक भिखारी का भेष बनाकर बाहर निकलता है। एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर उसे ऐसा जताता है कि जैसे वो कोई पागल है, जिससे कि ऑफिसर उसे बिना कुछ करे जाने देता है। लेकिन राकेल समझ जाती है कि वो भिखारी ही प्रोफेसर था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रोफेसर यहाँ से निकल चुका था। अब हमें ट्रेनिंग के दौरान एक सीन दिखाया जाता है जहां पर नैरोबी प्रोफेसर से पूछती है कि हम बैंक से बाहर कैसे निकलेंगे। प्रोफेसर सबको बताता है कि तुम लोगों को जानबूझकर कुछ हॉस्टेजेस को एक सुरंग खोदने के काम पर लगाना है, लेकिन तुम उस सुरंग से नहीं बल्कि दूसरी सुरंग से निकलोगे जो कि मैंने आज से 5 साल पहले ही तैयार कर दी थी। तुम्हें बस लॉकर रूम से कुछ दूरी तक खोदना है और बैंक से सीधा यह लोग प्रोफेसर के अड्डे पर निकलने वाले थे। वही प्रेजेंट टाइम में पुलिस को कार के अंदर से मिले हुए बटन पर बर्लिन के फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं, जिससे कि पुलिस बर्लिन का बायोडाटा भी निकाल लेती है। पुलिस को पता चलता है कि बर्लिन पहले भी 27 बड़े हाथ मार चुका है, लेकिन आज तक वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन राकेल एक चाल चलती हुई बर्लिन पर औरतों की बदसलूकी करने का आरोप लगवाकर मीडिया में वायरल कर देती है। वही प्रोफेसर को एक और झटका लगने वाला था क्योंकि जंकयार्ड के मालिक ने प्रोफेसर को देख लिया था और पुलिस उससे अब जांच पड़ताल करने वाली है। इससे बचने के लिए प्रोफेसर उस आदमी के परिवार की सारी कुंडली निकाल लेता है। वही म्यूजियम के अंदर बर्लिन टीवी पर अपनी न्यूज देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि उस पर लगाए जा रहे सारे आरोप गलत थे। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुछ पुलिस वालों को चकमा देकर उनकी गाड़ी में घुस जाता है और वॉकी टॉकी के जरिए कैंप में एक मैसेज भेजता है जो कि रशियन भाषा में था। प्रोफेसर उस आदमी के परिवार को मारने की धमकी देता है। ये सुनते ही आदमी जल्दी से बनाया हुआ प्रोफेसर का स्केच डिलीट कर देता है और इस तरह एक बार फिर से प्रोफेसर किसी तरह पुलिस के चंगुल से बच निकलता है। वही म्यूजियम के अंदर बर्लिन डेनवर को मारना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि गाड़ी के अंदर बटन मिलने की वजह डेनवर है, क्योंकि एक रात बर्लिन की शर्ट डेनवर पहनकर उस गाड़ी में सो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर बर्लिन को पता चलता है कि मोनिका अभी भी जिंदा है, इसलिए वो डेनवर पर गुस्सा होने की बजाय खुश हो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करके बताता है कि गाड़ी के अंदर बटन उसी ने ही छोड़ा था क्योंकि बर्लिन ने एक होस्टेस की जान ली है। लेकिन तभी बर्लिन मोनिका को प्रोफेसर के सामने जिंदा दिखाता है।
लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं था। इसलिए प्रोफेसर बर्लिन को उनका अगला प्लान शुरू करने के लिए कहता है और सभी रॉबर्स एक बंद कमरे में लगातार फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं और हॉस्टेजेस को जोर से चिल्लाने के लिए कहते हैं। बाहर जब पुलिस गोलियां चलने की आवाज सुनती है तो राकेल बिना देर करे जल्दी से प्रोफेसर को कॉल करती है। राकेल प्रोफेसर से गोलियां चलाने का कारण पूछती है। तब प्रोफेसर कहता है कि हम लोगों ने कुछ हथियारों की जांच की कि वो ठीक तरह से काम कर रहे थे या नहीं। लेकिन राकेल को प्रोफेसर की बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो खुद अंदर जाकर देखना चाहती थी। प्रोफेसर भी यही चाहता था, इसलिए वो उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। इसके बाद राकेल अपने पर्सनल फोन से सलवा यानी प्रोफेसर को ही कॉल करके रात को मिलने के लिए कहती है, क्योंकि राकेल नहीं जानती थी कि सलवा ही इस चोरी का असली मास्टरमाइंड है। इसलिए राकेल प्रोफेसर से ही प्यार कर बैठी थी। इसके बाद एंजल राकेल को बर्लिन की रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें कि बर्लिन को एक बहुत ही भयानक बीमारी थी जिसकी दवाई सिर्फ एक ही जगह से मिलती है। अगर पुलिस वहां जाकर किसी तरह यह पता लगा सके कि बर्लिन ने आखिरी बार दवाई कहां पर डिलीवर करवाई थी तो पुलिस को वहां से कुछ जानकारी मिल सकती है। प्रोफेसर भी उनकी ये सारी बातें सुन रहा था और एक बार फिर से उसके सर पर बड़ी मुसीबत आ जाती है, क्योंकि बर्लिन ने आखिरी डिलीवरी उसी जगह पर करवाई थी जहां पर इन्होंने इस पूरी चोरी को प्लान किया था। और अगर पुलिस उस जगह पर पहुंच गई तो उसे वहां पर इन सबके फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। इसलिए अब प्रोफेसर को वहां पर पुलिस से भी पहले पहुंचना है जहां से ये दवाई मिलती है। राकेल भी जल्दी से एंजल को उस जगह पर जाने के लिए कहती है। इसके बाद राकेल अकेली म्यूजियम के अंदर चली जाती है, जहां सबसे पहले टोक्यो उसके कपड़ों के अंदर से एक माइक्रोफोन को बाहर निकालती है। इसके बाद एक एक करके उसे सभी हॉस्टेजेस से मिलवाया जाता है। इसी बीच राकेल को नोट प्रिंटिंग मशीन के चलने की आवाज सुनाई देती है और अब जाकर उसे समझ आता है कि प्रोफेसर इतने समय से पुलिस का वक्त जाया कर रहा था ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा नोट छापने का समय मिल सके। आखिर में एलिसन पार्कर से मिलना बाकी था, लेकिन एलिसन एक सीक्रेट तिजोरी के अंदर छुप जाती है। प्रोफेसर सीसीटीवी के जरिए उसे छुपते हुए देख लेता है, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही यहाँ पर एंजल आ जाता है। एंजल को प्रोफेसर पर शक था। वो जानबूझकर प्रोफेसर से मिलने के बहाने उसके गिलास से एक चम्मच को उठाकर ले जाता है। इसके बाद प्रोफेसर एलिसन की लोकेशन म्यूजियम में बता देता है। यहाँ छुप बैठे है तू? एलिसन से मिलने के बाद राकेल भी वापस चली जाती है और चम्मच पर जो प्रोफेसर के फिंगरप्रिंट्स थे एंजल उसे गाड़ी वाले फिंगरप्रिंट से मैच करने के लिए कहता है। दरअसल उस आदमी को डराते वक्त प्रोफेसर के कुछ फिंगरप्रिंट्स पुलिस की गाड़ी में ही छोड़ दिए थे। वही म्यूजियम के अंदर बर्लिन अपनी बीमारी के बारे में सभी लोगों को बता देता है, क्योंकि वो बस कुछ महीने ही जिंदा रहने वाला है। वही एंजल उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से बर्लिन ने अपनी दवाई डिलीवर करवाई थी, लेकिन प्रोफेसर उससे भी एक कदम आगे था। वो पहले ही यहाँ के सारे सबूत अपने साथ लेकर भाग जाता है। अब इस खबर के बारे में सिर्फ राकेल और एंजल को ही पता था। राकेल को लगता है कि एंजल भी उन चोरों के साथ ही मिला हुआ है, इसलिए वो उसे इस केस से बाहर कर देती है। वही म्यूजियम के अंदर 2-3 दिन की मेहनत के बाद मॉस्को खुदाई करके असली सुरंग के काफी करीब पहुंच जाता है। दरअसल बैंक के अंदर 2 सुरंगें खोदी जा रही हैं। असली वाली मॉस्को खोद रहा है और नकली वाली हॉस्टेजेस से खुदवाई जा रही है। असली सुरंग का पता चलते ही सभी बहुत खुश हो जाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। वही नैरोबी ने तो नोट प्रिंटिंग की मशीन 1 मिनट भी बंद नहीं की और उसने 400 मिलियन से भी ज्यादा यूरोस छाप दिए। वही प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करके कहता है कि मैं 6 घंटे बाद वापस आऊंगा और इन 6 घंटों में बहुत कुछ होने वाला था। प्रोफेसर राकेल के साथ डेट पर चला जाता है, लेकिन एंजल ने जाने से पहले राकेल को सलवा यानी प्रोफेसर के खिलाफ भड़का दिया था। इसलिए राकेल प्रोफेसर को गन पॉइंट पर लेकर उसके घर पर चलने के लिए कहती है। प्रोफेसर बिना झिझक के उसे अपने अड्डे पर ले आता है, क्योंकि उसने पहले ही एंजल और राकेल की बातें सुन ली थीं। इसलिए उसने अपने गोदाम को एक आलीशान घर में बदल दिया। राकेल को भी उस पर कोई शक नहीं होता। वही एंजल को पता चलता है कि चम्मच और गाड़ी वाले फिंगरप्रिंट दोनों मैच कर चुके हैं और प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि सलवा ही है। एंजल राकेल के घर वाले फोन पर इसी मैसेज को छोड़ता है, लेकिन इसी दौरान उसका खुद का भी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। वही म्यूजियम के अंदर आर्टूरो ने कुछ हॉस्टेजेस के साथ मिलकर आज रात भागने का प्लान बनाया था। जैसे ही ऑस्लो नीचे काम कर रहे हॉस्टेजेस को खाना देने आता है, तभी एक होस्टेस पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो उसकी गन लेकर बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन आर्टूरो को यहाँ पर डेनवर पकड़ लेता है। डर के मारे आर्टूरो ने डेनवर के आगे सारा प्लान उगल दिया। डेनवर जल्दी से भागता हुआ सभी को इसकी जानकारी देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सभी हॉस्टेजेस एग्जिट गेट पर लगे स्टिकी बॉम्ब को ब्लास्ट करके दरवाजे को तोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं।
जब प्रोफेसर वापस आकर सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मिलिट्री अब उस टूटे हुए गेट से अंदर घुसने वाली थी। लेकिन बर्लिन अपनी टीम को लेकर उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है। मिलिट्री उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहती थी, इसलिए वो लगातार दरवाजे पर फायरिंग करती रहती है। इसी बीच टोक्यो एक मशीन गन लाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे कि मिलिट्री को पीछे हटना पड़ता है और इन्हें दरवाजा बंद करने का सही मौका मिल जाता है। दरवाजे को बंद होते देख प्रोफेसर भी राहत की सांस लेता है। आखिर में हम देखते हैं कि एंजल की हालत बहुत नाजुक है और उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। वहीं म्यूजियम के अंदर ओस्लो के सर पर गंभीर चोट आई थी। हेल्सिंकी अपने भाई की इस हालत को देखकर बहुत दुखी होता है। अगले दिन जब बचे हुए हॉस्टेजेस को कल रात वाली घटना के बारे में पता चलता है तो वो विद्रोह पर उतर आते हैं। लेकिन प्रोफेसर ने ट्रेनिंग के दौरान सभी को पहले ही समझा रखा था कि जब हॉस्टेजेस बगावत पर उतर आए तो उन्हें लालच देकर शांत करना है। इसलिए सभी हॉस्टेजेस के सामने दो ऑप्शंस रखी जाती है, या तो पैसे लेकर चोरों का साथ दे या अपनी आजादी चुने। अब जो लोग चोरों का साथ देते हैं उन्हें कुछ नहीं किया जाता, और जिन्होंने आजादी चुनी थी उन्हें बाहर भेजने की बजाय बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। वहीं जो हॉस्टेजेस भाग चुके थे, पूछताछ के दौरान वो पुलिस को उसी सुरंग के बारे में बताते हैं जो चोरों ने उनसे जानबूझकर खुदवाई थी। पुलिस समझ जाती है कि चोर सुरंग के रास्ते से भागने वाले हैं, लेकिन पुलिस को असली वाली सुरंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वही एक्सीडेंट से पहले एंजल ने जो राकेल के फोन पर मैसेज भेजे थे उसे राकेल की मॉम सुन लेती है, जिसमें प्रोफेसर की असली सच्चाई के बारे में बताया गया था। इसीलिए वो जल्दी से राकेल को फोन करती है, लेकिन किसी वजह से उसका फोन नहीं मिल रहा था। इसलिए वो सलवा यानी प्रोफेसर को ही कॉल करके ये जानकारी राकेल तक पहुंचाने के लिए कहती है। अपना भांडा फूटने से बचाने के लिए प्रोफेसर जल्दी से उसके घर पर पहुंच जाता है और प्रोफेसर को पता चलता है कि राकेल की मॉम को भूलने की बीमारी है। इसलिए प्रोफेसर उसे मारने की बजाय सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर देता है। इसी बीच राकेल घर वापस आ जाती है और जब ये तीनों बैठे बातें कर ही रहे थे तभी राकेल को एक आइडिया आता है। वो अपनी टीम को कॉल करके कहती है, इतनी बड़ी चोरी करने के लिए रॉबर्स ने किसी सुनसान जगह पर ट्रेनिंग तो जरूर की होगी। इसलिए वो जल्दी से उस जगह को ढूंढने के लिए कहती है और खुशकिस्मती से जल्द ही उन्हें एक सुनसान घर के बारे में पता चल जाता है और ये वही घर था जहां पर प्रोफेसर ने अपने साथियों के साथ प्लानिंग की थी। राकेल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो प्रोफेसर को ही गाड़ी चलाने के लिए कहती है और दोनों उसी घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बर्लिन और प्रोफेसर दोनों सगे भाई हैं और जिस चोरी को इन्होंने अंजाम दिया उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी हुई थी। प्रेजेंट में प्रोफेसर राकेल के साथ उसी घर के बाहर पहुंच जाता है जहां पर प्रोफेसर ने अपने साथियों के साथ प्लानिंग की थी और यहां पर सभी चोरों के ढेरों फिंगरप्रिंट्स और सैलिवा मौजूद थे, जिससे कि पुलिस को अब उनकी आइडेंटिटी निकालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब अंत में हम प्रोफेसर को काफी टेंशन में गाड़ी के अंदर बैठे हुए देखते हैं। अब क्या ये चोरी संभव हो पाएगी, क्योंकि प्रोफेसर ने इस चोरी को प्लान करने में पूरे 20 साल का समय लिया था और आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी जो इन दोनों भाइयों को इस बैंक को लूटने के लिए मजबूर कर रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पार्ट 2 में ही इस चोरी का अंत हो जाएगा और वहीं पर हमें पता चलेगा कि आखिरकार जीत किसकी हुई, प्रोफेसर की या पुलिस की। और दोस्तों, फ्रॉम के पार्ट 4 की वीडियो को जितना जल्दी हो सके मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो 2 जुलाई को तो पक्का ही चैनल पर वीडियो आएगी, क्योंकि अभी उसका लास्ट एपिसोड रिलीज होना बाकी है। और अगर आपको मनी हाइस्ट का पार्ट 2 फ्रॉम से पहले चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।